हेलो 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 124 124। हेलो 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 1 मिनट। बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, हम लोग आज करने जा रहे हैं ICAI स्टडी मैट का ओवरहेड चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, ध्यान से करिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि सर क्या इसमें कंसेप्ट होगा। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट नहीं करेंगे। 1 घंटे का अप्रोक्स सेशन हमारा रहेगा। तो आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि ओवरहेड चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा है। आप लोग के पास कैलकुलेटर होने चाहिए और 1 घंटे के अंदर हमें ओवरहेड चैप्टर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज, कल टेस्ट होंगे हमारे। हम लोग ICAI मटेरियल का मटेरियल चैप्टर कर चुके हैं, लेबर चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आज हम ओवरहेड कर रहे हैं। तो मटेरियल और लेबर हम लोगों के जो लाइव हुए थे उसके बाद में हमने थोड़े टाइम के लिए रहने दिए थे, लेकिन ओवरहेड चैप्टर क्लास के खत्म होते ही प्राइवेट हो जाएगा और हम सीधे वीडियो डिलीट कर देंगे। प्राइवेट करने के बाद ये वीडियो अवेलेबल ही नहीं होगी, डिलीट हो जाएगी, स्टाफ को बोल दिया है। तो जो भी होगा वो लाइव सेशंस में ही होगा। कुछ बच्चों का टाइम क्लैश हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, तो सबको कवर नहीं कर सकते, 100% को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जो मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं वो इसका उठा सकते हैं। ये जो बैच चल रहा है ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके अंदर पूरे के पूरे कोस्टिंग का हर चैप्टर होगा। कोस्टिंग खत्म हो जाएगी 15 अप्रैल से पहले। 16 अप्रैल से हमारे पास FM और इको स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल तक वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है हमें कि 50 मार्क्स के अप्रोक्स आपके आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि डेली वीडियो यहाँ पर आएगी। तो जो टाइम है हमारा वो 7 PM है बैच का और 1 घंटे का ये हुआ करेगा डेली। टेलीग्राम चैनल है CA नमित अरोरा के नाम से आप देख सकते हैं या फिर नमित अरोरा क्लासेज के नाम से देख सकते हैं। उस पर कल से टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो कल टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का 3 चैप्टर का आएगा। टेस्ट की वर्थ 50 मार्क्स होगी, सेपरेट टेस्ट होंगे, हर चैप्टर का सेपरेट टेस्ट होगा। जब पूरी कॉस्टिंग खत्म हो जाएगी तो 3 से 4 100 नंबर के पूरे टेस्ट भी होंगे। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये तीनों के 50-50 नंबर का कल टेस्ट अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा मान लीजिए किसी दिन क्लास कैंसिल है, कोई शेड्यूल चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी टेलीग्राम पर आएंगी। तो CA नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारे नोटिफिकेशन वहीं पर आएंगे। और हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे फालतू की कोई चीज नहीं डालते हैं, या तो फीडबैक डालते हैं या फिर एकेडमिक कोई इन्फॉर्मेशन ही वहां पर हम लोग डालते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग अपना चालू करते हैं यहाँ पर क्लास। और इस लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग डाउट सेशन लेंगे। इतनी मैं जो चैट बॉक्स है उसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि चैट बॉक्स से सारे के सारे बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं, कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है, कोई फायदा नहीं होता। 1 मिनट। जी, तो ये हमारे पास चैट बॉक्स मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जो डाउट है वो हम क्लास के बिल्कुल एंड में लेंगे। जी, स्क्रीन आपको सही दिख रही है यानी आई डाउट थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ दिख रहा है। ये स्क्रीन ठीक दिख रही है आपको? ठीक दिख रही है? 1 मिनट।
देखिएगा, हमारे पास ओवरहेड चैप्टर के अंदर इसके अंदर सबसे पहले एक चीज है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जैसे दो हैं हमारे पास, P1 P2, और फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ये हेल्पिंग डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे पास जो खर्चे दिए जाएंगे वो कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होगी और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आएगी वो डायरेक्ट कॉस्ट P1 P2 में यहां पर नहीं आएगी, S1 S2 में आ जाएगी। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वाली कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में जो प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट आएगी यहां से, ठीक है। तो डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वहां चले जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सपोर्ट डिपार्टमेंट के दिखाए जाएंगे। इसके बाद में इनडायरेक्ट कॉस्ट की दो चीजें मिलेंगी, एक होगा एलोकेटेड और एक होगा अपोर्शन। एलोकेटेड के अंदर क्या होगा, सबका खर्चा सीधे सीधे दिया होगा, खुद ही बता रखा होगा इस डिपार्टमेंट का इतना इतना बिल है, सीधे लिख देंगे। अपोर्शन के अंदर क्या होगा, कोई कॉमन खर्चा होगा, अमाउंट दी होगी, उसे किसी लॉजिकल बेसिस पर आपको बांटना पड़ेगा, वो लॉजिकल बेस भी क्वेश्चन आपको बताएगा। तो ये किसी बेसिस पर बटेगा और ये सीधे गिवन होगा किसका कितना खर्चा है। इसके बाद में आप जब इसे जोड़ देंगे तो इनके सबके खर्चे यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, ये हमारा टोटल ओवरहेड आ जाएगा। ये सारे खर्चे जोड़ेंगे तो ये ओवरहेड है। इसके बाद में होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ये जो S1 S2 हैं यहां जितना भी खर्चा आपका आ रहा था ये उठा लिया जाएगा, P1 P2 S1 S2। ओके, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद सेकेंडरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है अपने खर्चे इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज कर देंगे। तो सारा का सारा जो खर्चा है वो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आ जाएगा। तो ये अपने खर्चे को क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे और यहां पर प्लस कर देंगे। अब जो लास्ट में बिल बनकर आएगा ओवरहेड्स का, वो ये तो 0 0 हो जाएंगे, इन दोनों में खर्चा नजर आएगा। ये होगा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद इन डिपार्टमेंट्स को किसी रिकवरी बेस से डिवाइड किया जाएगा और रिकवरी रेट आपके पास निकल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिकवरी रेट। जो भी रिकवरी रेट आपके पास निकल कर आएगा उसी रिकवरी रेट से ओवरहेड किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किए जाएंगे। ये हमारा पूरा ओवरहेड चैप्टर की कहानी है, पूरा का पूरा इस तरह से चलेगा। देखिएगा चैप्टर का जो नाम भी दिया हुआ है वो नाम है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। इसके अलावा एक है ओवरहेड का ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो भी देखेंगे हम इन फ्यूचर। आज हम एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट करने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1, एक्सेल लिमिटेड है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस फॉर दी डिपार्टमेंट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी गिवन बिलो। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC के इतने खर्चे आ गए और सर्विस डिपार्टमेंट के 1 2 3 4 ये खर्चे आ गए। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हमें करना होगा। The following information is also available in respect of production department: horsepower of machine, number of workers, value of store requisition in rupees. Prepare statement apportioning the cost of service department over the production department using direct redistribution method. डायरेक्ट redistribution method के अंदर क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट अपने बिल सीधे सीधे ले जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर बना देंगे। अब आपको इसमें ढूंढना पड़ता है बेसिस कि किस बेसिस पर बांटा जाए। अब जरा देखिए, स्टोर का 4 लाख रुपए का अपना खर्चा है, वो किस बेसिस पर बांटे, बड़ा सिंपल,
वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन नीचे मेथड दिया रहेगा, इसमें आपको लिंक करना होगा कि कौन सा अपोर्शन बेस सही रहेगा। तो ये 25:15:1000 के रेशो में इसको बांट देगा। इसको सिंप्लीफाई करके भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में टाइम कीपिंग एंड अकाउंट। तो टाइम कीपिंग होती है वर्कर्स के बेसिस पर, ये आपका आ गया 20:15:15 के रेशो में। इसके बाद में है पावर, हॉर्स पावर मशीन के रेशो में बढ़ जाएगी, ये आ गया हमारे पास 300:300:200, तो 3:3:2। और लास्ट में आ गई कैंटीन। कैंटीन खाने पीने का सामान है, वर्कर्स के बेसिस पे बढ़ता है, तो 20:15:15 इस तरह से खर्चे बढ़ जाएंगे, काम खत्म। देखिएगा, सबसे पहले हमने तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लिए। अब सबसे पहले स्टोर का खर्चा 4 लाख रुपए स्टोर रिक्विजिशन के रेशो में बांट दिया। टाइम कीपिंग का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशो में बांट दिया। पावर का खर्चा हॉर्स पावर मशीन के रेशो में बांट दिया, और कैंटीन का खर्चा वर्कर के रेशो में बांट दिया। अब ये सारा खर्चा एबीसी में ऐड हो गया और एबीसी के ओवरहेड निकल आए। ये टोटल ओवरहेड आपके पास आ गया। सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सपोज द एक्सपेंसेज ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। एक्स वाई ए बी, तो डिपार्टमेंट ए और बी प्रोडक्शन है, तो मैं यहां लिख देता हूं P1 P2, और एक्स वाई सपोर्ट है S1 S2, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, इनके खर्चे निकाल के दिए हुए हैं, इट मींस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब अपोर्शन के लिए पहला क्या तरीका था, पहले हमने जो सीखा कि कोई बेस दे देंगे नीचे, ऐसे कुछ लिख देंगे कि भाई स्टोर लिख दिया, हॉर्स पावर लिख दी, ऐसा लिख दिया। दूसरा आसान सा तरीका होता है, परसेंटेज दे देता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे परसेंटेज दे दी कि जो डिपार्टमेंट एक्स है वो अपने खर्चों को कैसे बांटेगा, 25, 40% और 35% वाई पर, ए पर और बी पर बांटेगा, ठीक है। और S2 अपने खर्चों को कैसे बांटेगा, डिपार्टमेंट वाई, वो ए और बी पर बांटेगा। तो जो एक्स डिपार्टमेंट है वो तो 3 लोगों पर बांट रहा है, और जो वाई डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 2 लोगों पर बांट रहा है। यहां पर लग सकता है स्टेप लेडर मेथड। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड। तो स्टेप मेथड को स्टेप डाउन मेथड या स्टेप लेडर मेथड भी कहते हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट ज्यादा लोगों को बांट रहा है, दैट इज एक्स, पहले उसके खर्चों को बांटिए, उसके बाद में फिर जो दूसरा डिपार्टमेंट कम लोगों को बांट रहा है उसके खर्चों को बांटा जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर सबसे पहले हमने एक्स का लिख लिया 2 लाख, वाई का खर्चा, ए का खर्चा, बी का खर्चा। अब एक्स अपने खर्चों को 2 लाख रुपए को अपने यहां पर माइनस करेगा और 25, 40 और 35 के रेशो में वाई, ए और बी पर बांट देगा। अब नंबर आएगा वाई का अपने खर्चे बांटने का। तो वाई क्या करेगा, अपना प्लस जो इसके हिस्से में बटाए टोटल पैसा जोड़ लेगा। 150 इसका खुद का बिल था और 50,000 इसको एक्स ने ट्रांसफर किया था, तो 2 लाख आ गए। अब ये 2 लाख को 40-60 के रेशो में ए और बी में बांट देगा। इसे कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। ओके, इसके बाद हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेज, बॉयलर हाउस और पंप रूम। दो दिए हैं हमें, बॉयलर हाउस और पंप रूम। टोटल खर्चा है 3,60,000। एलोकेशन बेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। तो दो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी, और 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस और पंप रूम। अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। बॉयलर हाउस अपने खर्चे कैसे बांटेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, बॉयलर हाउस का और पंप रूम का दोनों का खर्चा हमारे पास है। बॉयलर हाउस अपने खर्चे 60, 35 और 5% बांट रहा है, ए में, बी में और पंप रूम पे। अच्छा, अपने ऊपर कोई भी बंदा खर्चा पोर्शन नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट अपने ऊपर खर्चा पोर्शन नहीं कर सकता। पंप रूम कैसे खर्चे बांट रहा है, 10%, 40% और 50%। पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर x y के ऊपर बांट रहा था 25%, लेकिन y x के ऊपर कुछ नहीं बांट रहा था। x ने तो y को दिया, लेकिन y ने x को कुछ नहीं दिया। यहां लगता है स्टेप डाउन मेथड या स्टेप लेडर मेथड। यह है नॉन रेसिप्रोकल सिचुएशन, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे पर चार्ज करता है पर दूसरा रिटर्न में उस पर चार्ज नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास यहां पर सिचुएशन है, यहां पर देखिए क्या है, एक है बॉयलर हाउस और एक है पंप रूम। बॉयलर हाउस पंप रूम के ऊपर बिल बना रहा है, यस, कितना, 5%, और पंप रूम बॉयलर हाउस के ऊपर बिल बना रहा है, यस, कितना, 50%। तो यहां पर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर बिल बना रहे हैं।
ये सिचुएशन तीन तरीके से हैंडल हो सकती है, इसे रेसिप्रोकल सिचुएशन कहते हैं। इसे हैंडल करने के तीन तरीके हैं, एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक है ट्रायल एंड एरर मेथड और एक है इक्वेशन मेथड। यहाँ पर अब आज जो हमारे पास एग्जाम्पल आने वाले हैं उसके अंदर तीनों मेथड आपको नजर आ जाएंगे जी। हमारे पास सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया गया है वो इक्वेशन मेथड से किया गया है। क्वेश्चन ने पूछा है, आप अगर देखें क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये इलस्ट्रेशन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई इलस्ट्रेशन है, इसका और कोई रोल नहीं है। इसके अंदर आप देखें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे देख दिए, एलोकेशन का बेस दे दिया, ये बताया ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो इलस्ट्रेशन के जो सॉल्यूशन दिया हुआ है स्टडी मेट में, उससे समझ में आता है कि इन्होंने क्या किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इसमें रिक्वायरमेंट भी लिखी होगी, कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेज आफ्टर अपॉर्शनमेंट, इस तरह से कोई लाइन लिखी होगी। इक्वेशन मेथड से क्या हुआ है, इक्वेशन मेथड कैसे लगती है वो सिखाना चाहता है एग्जामिनर। इक्वेशन मेथड बड़ा सिंपल है। देखिए इक्वेशन मेथड में हम क्या करेंगे, बॉयलर हाउस का नाम रख दिया मैंने बी और पंप रूम का नाम रख दिया पी। अब जरा देखिए, बॉयलर हाउस और पंप रूम का एडजस्टेड खर्चा हमें निकालना है इक्वेशन लगाने के बाद। तो बॉयलर हाउस का जो खर्चा है वो खुद का है 3 लाख और पंप रूम का खर्चा है 60,000। ये इनके अपने खर्चे आ गए। इसमें हमें ऐड करना है कि भाई बॉयलर हाउस के ऊपर पंप रूम कितना बिल बना रहा है। तो पंप रूम बॉयलर हाउस के ऊपर 50% बिल बना रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 50% पंप रूम पी का खर्चा। और पंप रूम अपने पास क्या करेगा, पंप रूम के ऊपर बॉयलर हाउस 5% खर्चा बना रहा है, तो 5% ऑफ बॉयलर हाउस। अब हमें इसे सोल्व करना होगा। 5% को आप 0.05 और 50% को 0.5 लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर पी को उठा लेता हूं, पी इक्वल टू 60,000 प्लस 5%। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ये वाला पोजीशन 3 लाख प्लस 50% पी, पी इक्वल टू 60,000 प्लस 3 लाख का 5% निकालिए 15,000 प्लस 50% का 5% निकालिए 2.5% पी। तो हमारे पास P इक्वल टू 75,000 प्लस 2.5% P। 2.5% सामने आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97.5%। P इक्वल टू 75,000, P इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाई 97.5%, और इसका आंसर आपके पास निकल आ जाएगा 76,93923। ये एक इक्वेशन आपकी सोल्व हो गई। ये मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब P की वैल्यू हमारे पास निकल आई, इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए बॉयलर हाउस के आगे, तो इक्वल टू 3 लाख प्लस 50% ऑफ 76,923, ये आ गया 76,923 का 50% प्लस 3 लाख 338,461.5, तो 2। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर नीचे इक्वेशन बनाकर दिखा दी है और उसके बाद में इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर शो कर दी है कि भाई हमारी वैल्यू, अच्छा रुकिए, यहाँ पर इनकी दोनों की वैल्यू बताती हैं 76,923 और दूसरे वाले का टोटल, बॉयलर हाउस का टोटल 338,462 दिखा दिया यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों का खर्चा निकल कर आ गया। तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं ए और बी, और यहां पर है बॉयलर हाउस और पंप रूम। बॉयलर हाउस का हो गया 338,462 और इसका हो गया 76,923, ये हम निकाल चुके हैं इक्वेशन से। अब बॉयलर हाउस ए और बी पे अपने खर्चे बांटने वाला था, तो देखिएगा पहले हमने इक्वेशन से इन दोनों का समाधान कर लिया कि बॉयलर हाउस और पंप रूम में कैसे बटेगा। अब वो बॉयलर हाउस का जो भी खर्चा आया है वो 60% और 35% ए और बी पर बांट देगा। तो यहां पर 60% ऑफ 338,462 और यहां पर 35% ऑफ 338,462 ए और बी पर बढ़ जाएगा। ऐसे ही पंप रूम का 10 और 40% बढ़ जाएगा, तो 10% ऑफ 76,923 एंड 40% ऑफ
76923 यहां पर बढ़ जाएगा। पॉइंट इज दिस, बच्चा क्या गलती कर सकता है? बच्चा गलती ये कर सकता है कि 60:35 के रेशो में बांट दे। अगर आपने 60:35 के रेशो में बांटा तो गलती हो जाएगी। रीजन 338462 का 60% निकाल के देखो आप कितना आ रहा है। 338462 का 60% ये आ रहा है 203077, ये आ गया। ये परसेंटेज में निकाला मैंने। अब अगर मैं रेशो में निकालूं 338462 इंटू 60 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 60:35 का रेशो लोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 95। अब जरा निकाल के देखिए 338462 डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आ गया 213765। ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन मेथड के अंदर जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे खर्चे बांटते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे खर्चे परसेंटेज में बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। ओके, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। Sanj Limited is a manufacturing company having 3 production department ABC and 2 support department X and Y। 3 प्रोडक्शन हो गए, 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट हो गए। Following is the budget for December 2020। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स। तो इसमें कुछ खर्चे तो देखिए सबके सामने लिख दिए हैं और कुछ खर्चे टोटल में लिख दिए हैं। जो सबके सामने लिखे हैं वो स्पेसिफिक ऐसे आएंगे और जो एक साथ लिखे हैं ये कॉमन खर्चा है। इसका बेस देखना पड़ेगा कि ये कैसे बटे। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, ये बांटने का बेस बनेगा, खर्चों को बांटने का बेस बन जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को लगता है कि एक्सपेंसिस सर्विस डिपार्टमेंट कैसे बांटेगा, उसका रेशो दे दिया कि अभी 45% 15 एबीसी में और एक्सवाई में। ठीक है जी, कह रहे हैं आपको सबसे पहले ओवरहेड्स बाकी के डिपार्टमेंट से बांटने, उसके बाद में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो पहला वाला जो अभी इलस्ट्रेशन था लेटेस्ट वो इक्वेशन से था, अब ये वाला इलस्ट्रेशन ट्रायल एंड एरर से, इसके बाद में एक इलस्ट्रेशन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए खर्चे कैसे बटेंगे। सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC, उनकी डायरेक्ट कॉस्ट यहां पर नहीं आएगी, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट यहां पर नहीं आएगी। देखिएगा सॉल्यूशन में यहां पर इन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट ABC की गायब कर दी, सिर्फ वो P1 P2 की ही आएगी, यानी सपोर्ट डिपार्टमेंट की। एक्स और वाई है यहां पर। अब फैक्ट्री का रेंट कैसे बांटा जाए? फैक्ट्री का रेंट एरिया के रेशो में बांटेंगे। डेप्रीशिएशन आपका बढ़ जाएगा कैपिटल एसेट के रेशो में, इन्वेस्टमेंट के रेशो में। पावर का खर्चा यहां पर हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है, साथ में मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं। अगर कभी भी हॉर्स पावर ऑफ मशीन के साथ मशीन आवर्स दिए जाएंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करके उसके रेशो में बांटा जाएगा। जैसे कि इसका रेशो आएगा 50,000, 80,000, 80,000, 15,000 एंड 25,000। तो पावर बांटने के लिए जो रेशो आएगा वो आएगा 50, 80, 80, 15, 25, ये इसका रेशो बनेगा। इसके बाद में हमारे पास अदर ओवरहेड्स हैं। अदर ओवरहेड्स को आप लेबर आवर्स पर, वेजेज के रेशो में या मशीन आवर्स पे बांट सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट वेजेज भी दी हुई है और यहां पर मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका एग्जाम में लेके बांट सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन स्टडी मैट ने मशीन आवर्स के रेशो में बांटा हुआ है। अब जरा देखिए, पहले तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज आ गई, तो वो सिर्फ सपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है। इसके बाद में फैक्ट्री का रेंट एरिया के बेस पर, डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू पर, अदर ओवरहेड मशीन आवर्स पर, डायरेक्ट वेजेज या लेबर आवर्स पे भी बांटे जा सकते हैं। ये तो लेबर आवर्स तो नहीं है पर डायरेक्ट वेजेज पे बढ़ सकता था। पावर का खर्चा हॉर्स पावर और मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास रेशो निकल आया। सेम रेशो हमने ऊपर निकाला हुआ है। ओके, ये खर्चा बट गया जी, ये हुआ एक काम। अब जो एक्स और वाई हैं वो अपने इन खर्चों को ए और बी के ऊपर, ABC के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ने कहा है ट्रायल एंड एरर मेथड आपको लगाना है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या करता है, जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी पंप रूम और बॉयलर हाउस की, ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड काम करता है, लेकिन वो इक्वेशन नहीं बनाता। वो क्या करता है, एक्स और वाई एक दूसरे को अपने बिल बनाकर देंगे कि मुझे तुमसे इतना पैसा लेना है, फिर
y बताएगा मुझे तुमसे इतना पैसा लेना है, फिर x बताएगा मुझे तुमसे इतना पैसा लेना है, फिर y बताएगा मुझे तुमसे इतना पैसा लेना है। ऐसे एक दूसरे को ये बताते चलेंगे कि किसे किसे कितना पैसा चाहिए। देखिएगा ट्रायल एंड एरर मेथड में एक आपका ये वर्किंग नोट बना करेगा एग्जाम में, x और y 4,75,000 और 5,35,000 ये खर्चा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, अब डिपार्टमेंट x डिपार्टमेंट y को 10% दे रहा है और y x को 5%, तो x 10% का बिल और y 5% का बिल बनाएगा। अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा अपने साथ वाले डिपार्टमेंट को कि देखो मुझे तुमसे 10% लेना है, तो इसने इसके ऊपर बिल बना दिया 47500। ठीक है, ये कहेगा मेरा 5,35,000 और 47,500 तुम्हारा जोड़कर 582 का बिल है, मुझे 5% तुमसे लेना है, 5% का बिल बना देगा। ये कहेगा इस 5% का जो तुमने बिल बनाया है इसका 10% मुझे तुमसे लेना है। इसके बाद में ये बोलेगा ये जो तुमने मुझे बिल बनाया है इसका 5% मुझे तुमसे लेना है। एक स्टेप और आगे बढ़ाकर इसका 10% और लिखा जा सकता था, 14.6 यानी 15 रुपीज और लिखा जा सकता था। तो एक स्टेप अभी हम आगे और जा सकते थे, लेकिन आप जैसे 4 लाख और ये 5 लाख की फिगर है, तो 4 लाख 5 लाख से गेम चालू हुआ था, तो 146 1% के बराबर भी नहीं है। तो जब आपकी अमाउंट बहुत कम रह जाती है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को रोक सकते हैं। आप जाना चाहें तो और एक स्टेप आगे जा सकते थे, 15 रुपए पे आप लोग जा सकते थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो खर्चा निकल कर आया है, सेम यही खर्चा इक्वेशन मेथड आपको निकाल कर देती है। अब इस खर्चे को हम ABC में बांट देंगे, ABC ये सपोर्ट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, परसेंटेज में, 45, 15 और 30%, 45%, 15% एंड 30, 60, 35, 30, 60, 35, ये सी को कोई सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में ही बांटिएगा, प्रोपोर्शन में नहीं, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो एबीसी पर ये इस पर बांट दिया परसेंटेज में और इन दोनों पर बांट दिया परसेंटेज में, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान मेथड है, इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर से आसान है। इसमें कोई सेपरेट वर्किंग नोट बनाना नहीं पड़ता, एक ही स्टेटमेंट में काम खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि ऊपर वाली जो आपकी इलस्ट्रेशन है उसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करिए। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, पहले आप सारे खर्चे लिख लीजिए, जी आ गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले डिपार्टमेंट एक्स अपने सारे खर्चों को ए बी सी और वाई पे बांट देगा। तो ये उठाएगा अपने खर्चों को, यहां पर ए बी सी और वाई में बांट देगा, खुद को जीरो कर लिया, खुद को माइनस कर लिया। अब नंबर आएगा वाई का, वाई अपने सारे खर्चों को उठाएगा और ए बी और एक्स में बांट देगा। सी को तो वो सर्विस दे ही नहीं रहा। अब क्या होगा, फिर से x के ऊपर बिल आ गया। अब x अपने बिल को फिर से a b c x और y में बांट देगा, खुद को माइनस कर लिया। ठीक है जी, खुद को जीरो कर लिया। अब y क्या करेगा, अपने खर्चे को a b और x में बांट देगा। अब x के ऊपर फिर से 146 आ गए। अब ये अपने बिल को a b c और y में बांट देगा। अब y अपने खर्चे को a b और x में बांटना था, लेकिन ऐसे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। x अपने खर्चों को सब पे बांटता रहेगा, फिर y बांटता रहेगा, फिर x, फिर y। तो इसको कहीं ना कहीं हमें दी एंड पे ले जाना होता है। तो जब फिगर बहुत छोटी रह जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा बांट के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर फिगर 15 रुपए बहुत कम है, तो इसने इन दोनों पर 15 रुपए को बांटा और यहाँ पर बांटना बंद कर दिया। इसे कहते हैं लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो रिकवरी रेट निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी मैथ के क्वेश्चंस को आराम से करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल है और अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ओवरहेड चैप्टर से बनना ही बनना है एग्जाम के अंदर, इससे कम नहीं आएगा जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं मशीन आर रेट के क्वेश्चन। मशीन आर रेट के क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स खोल रहा हूं 1 मिनट के लिए। आप लोगों का कोई पॉइंट है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों का अगर कोई पॉइंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा खत्म हो गया है।
किसी का कोई पॉइंट है तो बोल दीजिए, फिर हम अपना मशीन आर रेट पे चले जाएंगे। और इतने बच्चे लाइक तो करते रहिए, आप लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को, क्या क्या समझेगा कोई देखेगा तो, कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। जी, जल्दी से बताइए, किसी का कोई पॉइंट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, 2 मिनट के लिए खुला हुआ है, फिर हम इसे बंद करके आगे बढ़ जाएंगे। विधि कह रही है सर फास्ट पढ़ाइए, बेटा 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। पावर कैसे डिवाइड करते हैं, पावर हॉर्स पावर के रेशो में डिवाइड करेंगे। अगर हॉर्स पावर के साथ कभी मशीन आवर्स दिए हुए हैं तो हॉर्स पावर और मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई करके तब रेशो निकालेंगे। ट्रायल एंड सिमल्टेनियस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, अपूर्वा पूछ रही है। ट्रायल एंड सिमल्टेनियस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो इक्वेशन फॉर्म में लिखकर है और वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में, बाकी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो इक्वेशन फॉर्म में लिखकर है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में है। एक बच्ची पूछ रही है कि पिंकी अग्रवाल कि सर मशीन आर इंटू हॉर्स पावर हमेशा करेंगे, अगर हॉर्स पावर के साथ में मशीन आर्स लिखे हुए हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करके निकालना है आपको। रोहन खन्ना पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा कब परसेंटेज यूज करनी है, कब रेशो। जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटोगे, तो इक्वेशन मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड से, इक्वेशन या ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर आप खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, तो हमेशा परसेंटेज में बटेगा, बाकी सब जगह पर प्रोपोर्शन में बटेगा, रेशो में बटेगा। निश्चय बोल रहे हैं कि सर ट्रायल एंड एरर मेथड सर्विस एक दूसरे को नहीं देगा, वो दे चुके हैं पहले ही, जो हमने वर्किंग नोट बनाया था उसी के अंदर वो एक दूसरे को पहले ही दे सकते हैं, मतलब दे चुके हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल को सर्विस डिपार्टमेंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बेटा डायरेक्ट मटेरियल सर्विस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट में जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करेंगे अगर कुछ लिखा ना हो, इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया है। वहां पर सजेस्टेड आंसर 3 सॉल्यूशंस आएगा, इक्वेशन से भी, ट्रायल एंड एरर से भी और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी। तो आपको जो आसान लगता है वो लगा सकते हैं, एग्जाम में तीनों मेथड से आंसर बन के आएगा। मिनी टंडन पूछ रही है सर जब हमने इक्वेशन मेथड बनाया तो परसेंटेज अलग तरह से लिया और ट्रायल एंड एरर लिया तो अलग तरह, नहीं एक ही तरह से लिया है, दोनों में एक ही तरह से परसेंटेज लिए, दोनों में परसेंटेज लेने में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेन जो बच्चों का क्वेश्चन था वो ये था कि आपका परसेंटेज कब लगाएंगे और रेशो कब लगाएंगे। देखिए, इक्वेशन मेथड में और ट्रायल एंड एरर में, इक्वेशन में आप सबसे पहले स्टेप क्या उठाएंगे, इक्वेशन से आप एक्सपेंसेज का टोटल निकालेंगे कि एक्सपेंसेज कितने हैं। सेम ट्रायल एंड एरर में भी आप एक्सपेंसेज का टोटल निकालेंगे, यहां इक्वेशन यूज होगी, यहां स्टेटमेंट बना के किया जाएगा। फिर स्टेप टू में आप क्या करेंगे, परसेंटेज के बेसिस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चों को बांट देंगे, परसेंटेज बेसिस अपोर्शन कर दीजिए, सेम यहां पर परसेंटेज बेसिस होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में प्रोपोर्शन चलेगा या फिर कहें रेशो चलेगा, परसेंटेज नहीं। तो हर जगह पे आपको प्रोपोर्शन लगाना है, लेकिन इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर में आपको परसेंटेज लगानी है जब सपोर्ट डिपार्टमेंट अपने खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लास्ट में बांटेंगे। जी, इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मशीन आर रेट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। इसके 2 इलस्ट्रेशन है, पढ़ते हैं। A machine costing 1 crore is expected to run for 10 years. At the end of this period, its scrap value is likely 9 lakh.
रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ, पूरी लाइफ की रिपेयर, expected 18 lakh. The machine is expected to run 4380 hours per year on an average. Electricity consumption 15 unit per hour and the rate is rupees 5 per unit. Machine occupied 1/4 of area of the department and has 2 point out of total 10 points. तो हमारे 2 पॉइंट हैं 10 पॉइंट्स में से. ओके. Foreman has to devote 1/6 of his time to machine. Monthly rent of the department is 30,000 and lighting charges 8,000. Okay. The foreman is paid monthly salary 19 lakh 200. Find out machine hour rate assuming insurance 1% per annum, expenses on oil etc 900 per month. इसके अंदर हमें खर्चों को दो पार्ट में तोड़ना होगा, एक स्टैंडिंग और एक रनिंग. जो स्टैंडिंग खर्चे हमारे पास हैं यानी फिक्स खर्चे उन्हें लिखेंगे, जो रनिंग खर्चे हैं यानी वेरिएबल उन्हें लिखेंगे. अब ये जो क्वेश्चन सोल्व होता है इसके अंदर आपको मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. या तो सारी चीजों को मंथली पे लेके आइए या तो सारी चीजों को ईयरली पर लेकर आइए. आप एग्जाम में कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट. सबसे पहले इन्होंने फिक्स चार्ज दिए पर मंथ के बेसिस पर. इसके अंदर डेप्रीशिएशन कॉन्फ्लिक्टेड है. इन्होंने नहीं, डेप्रीशिएशन नहीं, इंश्योरेंस कॉन्फ्लिक्टेड है. डेप्रीशिएशन बड़ा सिंपल है. 1 करोड़ की मशीन है, 9 लाख में बिक जाएगी लास्ट में. लाइफ है 10 साल, 1 महीने की निकालनी है. तो पहले 1 साल का डेप्रीशिएशन देखिए कितना आएगा. 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स. 1 साल का डेप्रीशिएशन आ गया 9,10,000. तो 1 महीने का कितना होगा इंटू 1/12. ये आपके पास आ गया 75833. इसके बाद में रेंट. हमारी मशीन 1/4 एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, 30,000 का रेंट है तो 7,500 हमारे हिस्से में. लाइटिंग चार्ज 8,000 पर मंथ लाइटिंग चार्ज है. हमारे पास 2 लाइट पॉइंट हैं आउट ऑफ 10, तो 10 लाइट पॉइंट का खर्चा आपका आ रहा है. उसमें से 2 लाइट पॉइंट हमारे पास है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट पॉइंट? लाइट पॉइंट का मतलब होता है जैसे CFL जल रही है या AC के पॉइंट लगे हुए हैं या फैंस के पॉइंट लगे हुए हैं, तो जो नॉर्मल लाइटिंग होती है उसे कहते हैं लाइट पॉइंट. ये हमारे पास आ गया 1600. फोरमैन अपना 1/6 एरिया हमें 1/6 टाइम डिवोट करता है. तो जैसे वो पूरे महीने में 60 घंटे काम करता है तो 10 घंटे हमें दे देता है, तो उसकी सैलरी का 1/6. संडे एक्सपेंस सीधे आ गए. इंश्योरेंस कॉन्फ्लिक्टेड है. इंश्योरेंस क्या करा है इन्होंने? इंश्योरेंस हमेशा टोटल वैल्यू का होता है, तो इंश्योरेंस कायदे में 1 करोड़ का होना चाहिए. जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सजेस्टेड आंसर है, RTP के जितने भी सॉल्यूशन है, MTP के जितने भी सॉल्यूशन है, हर जगह इंश्योरेंस हमेशा मशीन की टोटल वैल्यू पर लिया गया है. तो इंश्योरेंस 1 लाख रुपए 1 साल का होना चाहिए. यहां इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ की मशीन थी, 9 लाख का स्क्रैप था, यानी उसकी वैल्यू थी 91 लाख नेट. नेट वैल्यू पर इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है. तो इंश्योरेंस पूरी वैल्यू पर जाता है, नेट पर नहीं जाता. अब वो स्टडी मैट के अंदर ये पॉइंट आ गया. इट मींस एग्जाम में अब 2 सजेस्टेड आंसर आया करेंगे इंश्योरेंस के लिए. आप चाहो तो एसेट की टोटल वैल्यू पर इंश्योरेंस वैल्यू ले सकते हो और आप चाहो तो एसेट की नेट वैल्यू पर इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हो. वहां आप मेंशन कर देंगे. जैसे मान लो आपने 91 लाख का 1% दिखाया एग्जाम में, तो आप नीचे लिख देंगे नोट इंश्योरेंस कैन also be calculated on the basis of 1% of 1 crore alternatively. तो ऐसे एक नोट नीचे लिखाएंगे कि इंश्योरेंस को हम ऑल्टरनेटिवली 1 करोड़ पे भी निकाल सकते थे. अगर आप यहां पे 1 करोड़ पे निकाल के आते हैं तो आप नीचे लिख देंगे कि ऑल्टरनेटिवली 91 लाख पे भी निकल सकता है. तो आप ये मेंशन जरूर करके आएंगे. इससे क्या होगा, अगर सजेस्टेड आंसर 1 करोड़ से आया तो भी और 91 लाख से आया तो भी, दोनों पर आपको नंबर पूरे मिलेंगे. आज तक के पीछे पीरियड में अगर जाया जाए तो जितने भी क्वेश्चन का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमेशा टोटल वैल्यू पर ही आया है. लेकिन स्टडी मैट के अंदर अब नेट करके दिया गया है, तो नीचे एक नोट डालिए और आपका काम खत्म हो जाएगा. ठीक है जी, ये इंश्योरेंस आ गया. ये सारे फिक्स खर्चे आ गए 1 महीने के. इसके बाद इन्होंने क्या किया, 4380 आवर्स पूरे साल में थे, तो 1 महीने में कितने होंगे निकाल लिए 365. इन्होंने इस फिगर को 365 से डिवाइड कर दिया.
ये आ गया 96616 डिवाइड बाई 365 और ये आ गया 264.70। अब रिपेयर और इलेक्ट्रिसिटी बची, इलेक्ट्रिसिटी तो 15 यूनिट 5 रुपए से, और रिपेयर बची, रिपेयर थी 18 लाख रुपए पूरी लाइफ की यानी 10 साल की, तो 1 साल की हो गई 1,80,000। 1 साल में कितने घंटे 4380, तो 1 घंटे की कितनी होगी 41.09। ठीक है, ये हमारा मशीन आवर रेट 1 घंटे का निकल आया। सिंपल है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 से ऊपर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a machine shop cost center contains 3 machines of equal capacity. To operate these 3 machines 9 operators are required, 3 operator on each machine। हर मशीन पे 3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं यहां पे बना देता हूं 1 2 3 वर्कर, और ये है मशीन, जिससे हमें ध्यान रहे एक मशीन पे 3 वर्कर है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक वर्कर 3 मशीनों पर काम करता है, तो ये लाइंस पढ़नी बहुत जरूरी है एग्जाम में। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपीज पर आवर, फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स ऑफ सेटअप। तो 1 वीक में हम 48 आवर्स काम करते हैं, जिसमें से सेटअप टाइम 4 आवर्स है। इसका मतलब जो हमारा इफेक्टिव काम हो रहा है वो 44 आवर्स ही हो रहा है, 4 घंटे सेटअप में लग जाते हैं। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स। तो ऑपरेटर को जो वेजेज मिलेगी वो तो पूरे 48 घंटे की मिलेगी, यानी जब ऑपरेटर सेटअप कर रहे थे 4 घंटे तब भी पेमेंट मिलेगी, जब वो 44 आवर्स काम कर रही है मशीन तब भी पेमेंट मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटर क्यों अपने पैसे छोड़ेगा। इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। तो देखिए, जो वेजेज मिलेगी वो तो मिलेगी 48 आवर्स के हिसाब से, लेकिन जो बोनस है वो 10% मिलेगा, 10% ऑफ वेजेज फॉर 44 आवर्स के हिसाब से। तो 44 घंटे की जो वेजेज बनेगी बोनस सिर्फ उसी पर मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। ये बहुत जगह पे लिखा होता है, आखिर ये होता क्या है कि 13 4 वीकली पीरियड बेसिकली है क्या, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो कुछ लोग मंथली रिपोर्टिंग करते हैं, कई जगह पे वीकली रिपोर्टिंग होती है, कई जगह पे 4 वीक की एक बार में रिपोर्टिंग होती है। तो अगर मैं 4 वीक में एक बार रिपोर्टिंग करता हूं तो मुझे साल में कितनी बार रिपोर्ट करनी पड़ेगी, 13 टाइम्स। भाई हर 4 हफ्ते पे मैंने रिपोर्ट बनाई, तो बताइए 13 बार मुझे साल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो लिखा होता है 13 4 वीकली पीरियड, यानी 13 बार रिपोर्टिंग होगी 4 हफ्ते की। ओके। The company for the purpose of computing machine hour rate include direct wages, operator, also overhead to allocate machine. The following detail of factory overhead applicable to cost center are available. Factory overhead applicable to cost center. Cost center का मतलब होता है जिस चीज की आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो कॉस्ट सेंटर है, ये कहानी बताई जा रही है शुरू से एक डिपार्टमेंट की। तो ये है अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर। तो मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर है, इसमें 3 मशीन है, तो यहां जो खर्चा बता रहे हैं वो बता रहे हैं कॉस्ट सेंटर का, यानी यहां पर खर्चा 3 मशीनों का बताया जा रहा है। ओके, तो तीनों मशीनों के लिए कहानी बताई जा रही है। करेंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, और हर मशीन 52,000 की है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन, ऊपर पर एनम था, यहां पर वीक है 60 रुपीज है। कंज्यूमेबल पर वीक पर मशीन 75 है। पावर 20 यूनिट हर घंटे में लगेगी, 80 पैसे का रेट है। सेटअप के टाइम पर कोई पावर नहीं चाहिए। अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के ऊपर खर्चे आए हैं रेंट, हीट एंड पावर, फॉरमैन सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, और ये सारे खर्चे पर एनम दे दिए हैं। ठीक है जी, ये पूरी कहानी हमारे पास आ गई। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर अ 4 वीक पीरियड। 4 वीक पीरियड का मतलब 4 हफ्ते की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन ने खुद बता दिया, सिंपल है बहुत। आ जाइए, सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल हमारे पास कितने घंटे हैं। तो 48 आवर्स इंटू 4 वीक,
192 आवर्स हमारे पास टोटल है। इफेक्टिवली काम कितने घंटे होगा? 4 घंटे तो सेटअप में लग जाते हैं। 176 आवर्स। तो सबसे पहले तो ये 176 आवर्स दे दिया और 192 आवर्स हमारे पास टोटल है। अब जरा स्टैंडिंग चार्जेस देखिए, रेंट, हीट, लाइटिंग, फोरमैन, अदर मिसलेनियस, इन्होंने चारों के चारों ऐसे जोड़ दिए, पूरे कॉस्ट सेंटर के हैं ये वाले खर्चे, सारे के सारे उठा के जोड़ दिए। ये पर एनम है, तो 46080 एक साल का खर्चा है तीनों मशीनों का। अब जरा देखिए, हमें निकालना है 4 हफ्ते का खर्चा एक मशीन का। तो पहले तो एक मशीन का खर्चा कितना होगा, क्योंकि ये तीनों मशीनों का है। फिर 4 वीक का खर्चा कितना होगा, तो 4/52। तो हमारे पास एक मशीन का 4 हफ्ते का खर्चा आ जाएगा। 46080 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 30, 1181.5 ये हमारे पास आ गया। तो इन्होंने ये यहां पर लिख दिया। तो पहले पूरे साल का खर्चा जोड़ा और अपना 4 वीक का निकाल दिया। इसके बाद वेजेज, 48 घंटे की वेजेज देनी है, 4 वीक की वेजेज निकालनी है। 20 रुपए एक घंटे का रेट था और 3 ऑपरेटर थे, वेजेज आ गई। बोनस जो मिलेगा वो 176 आवर्स पे मिलेगा। तो 20 रुपए की वेजेज है 3 ऑपरेटर की, इसका 10% आपको बोनस में मिल जाएगा। ये टोटल स्टैंडिंग चार्ज आ गए। इसके बाद में डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 52,000 का 10% है। 1/13 4 वीकली पीरियड इन्होंने जो लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो, 4/52 लिखिए, बहुत सिंपल रहेगा। अब जो देखिए 52,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 52 इंटू 4, ये आपके पास 400 रुपए आ गए। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा है, आप 4/52 करिए सब जगह पे, आपको आसानी रहेगी। रिपेयर मेंटेनेंस 60 रुपए एक हफ्ते की थी, तो 4 वीक की कितनी? कंज्यूमेबल 75 1 वीक के थे, तो 4 वीक के कितने? और पावर 176 आवर्स की कितनी लगेगी? क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्सपेंस आपके आ गए, इसको इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड किया, मशीन आवर रेट आपके पास निकल कर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, कभी भी आ सकता है। ये मशीन आवर्स के हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। अब हमारे पास है अंडर ओवर रिकवरी। अंडर ओवर रिकवरी से पहले किसी बच्चे का मशीन आवर में कोई डाउट है तो बोल दीजिए। चैट इनेबल कर रहा हूं मैं। मशीन आवर में कोई डाउट है तो वो बोल दीजिए, मशीन आवर में डाउट है वो बोल दीजिए, उसके अलावा कुछ पूछने की कहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। डेप्रीशिएशन अगर रेट में दिया है तो कहां पर शो करते हैं? रेट में दिया है तो स्टैंडिंग में। यहां इन्होंने रनिंग खर्चे नहीं, मशीन एक्सपेंस लिखा है। अगर रनिंग एक्सपेंस लिखते तो यहां पर नहीं देते। एक बच्चा कह रहा है कि ओल्ड मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे वो हटा दिए आईसीआई ने, जो हट गए वो भूल जाओ, वो गए। डेप्रीशिएशन फिक्स होगा यहां पर, ये मशीन एक्सपेंस लिखा है। अगर यहां पर रनिंग एक्सपेंस लिखा होता ना, रनिंग एक्सपेंस, तो डेप्रीशिएशन ऊपर जाता, स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर जाता, और कायदे में स्टैंडिंग चार्जेस में ही जाना चाहिए। एक बच्चा पूछा है कि एमएचआर को निश्चय पूछा है कि वेरिएबल फिक्स में अलग अलग करना जरूरी, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदित्य जैन पूछ रहे हैं कि डिवाइड बाई 3 क्यों करा? 3 मशीन है इसलिए डिवाइड बाई 3 किया है। डेप्रीशिएशन को आप फिक्स में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोनस कैसे निकाला गया है? बोनस 176 आवर, 44 आवर्स 4 वीक, 44 आवर्स 4 वीक, उसके बेसिस पे बोनस निकाला गया है। एक बच्चा पूछा है न्यू क्वेश्चन एडिड है क्या? बहुत सारे नए क्वेश्चन एडिड है इसके अंदर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था कि इंश्योरेंस 1% ऑफ 91 लाख था, 1% ऑफ 1 करोड़ कर सकते हैं जी। अब हमारे पास है अंडर ओवर रिकवरी, देखिएगा, सॉरी रिकवरी रेट, हाँ ये आ गया अंडर ओवर रिकवरी।
total overhead expenses of a factory 446,380 taking into account the normal working of the factory overhead recovered in production at 1.25 per hour। देखिए ओवरहेड 4,46,380 है, 1.25 पर आवर का हमारा रिकवरी रेट है। द एक्चुअल आवर्स वर्क 293,104। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एज्यूमिंग दैट। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। इसके अंदर हमारे को अंडर ओवर रिकवरी निकालनी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास आ गए 446,380। अब देखना है रिकवर्ड कितने हैं। रिकवर्ड को एब्जॉर्ब चार्ज इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रिकवर्ड है 293,104 आवर्स एक्चुअल में काम किया हर घंटे के 1.25। 293,104 इंटू 1.25 ये आ गए 366,380। तो खर्चा हुआ 446, रिकवर हुआ 366, बाकी हमारा हो गया नुकसान। इस नुकसान को हम लोग बोलते हैं अंडर रिकवरी। ओके, अंडर रिकवरी आ गई 80,000। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, यहां तक की कहानी खत्म। हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एज्यूमिंग दैट बिसाइड्स 7,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड out of which 7,000 were sold, there were 200 equivalent units in WIP। अब इसके अंदर क्या चीज है, 7,800 यूनिट आपने प्रोड्यूस की है, जिसमें से 7,000 तो आपकी सोल्ड हो गई, 800 आपके पास फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में रखी होंगी। बिसाइड्स इसके अलावा 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पास WIP में भी हैं। तो 200 आपकी WIP में है, तो आपके पास टोटल हो गई 8,000 यूनिट। 7,800 प्लस 200 8,000। 8,000 में से आपके पास 7,000 सोल्ड हैं, 800 फिनिश गुड्स में है और 200 आपकी WIP में। सोल्ड, फिनिश गुड, WIP। ओके, कह रहे हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अंडर रिकवर्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। ये जो मटेरियल और लेबर बढ़ने की वजह से खर्चा होता है, इसे हम सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू सोल्व करेंगे और बचा हुआ जो बैलेंस है ड्यू टू इनएफिशिएंसी वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। तो इस 80,000 के दो टुकड़े होंगे, 50% 50%। जो इनएफिशिएंसी की वजह से है 40,000 ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। तो जो कॉस्टिंग में P&L होता है उसे कॉस्टिंग PL बोलते हैं। और बचे हुए 40,000 के लिए हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट का रेट निकल जाएगा, ये आ गया 5 रुपए पर यूनिट। अब ये 5 रुपए पर यूनिट से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में जो यूनिट बिक गई है उनके लिए, फिनिश गुड्स स्टॉक में जो फिनिश गुड्स में और WIP में। तो यहां पर थी 7,000 यूनिट्स, यहां पर 800 यूनिट्स, यहां पर 200 यूनिट्स। 5 रुपए के हिसाब से 35,000 यहां चले गए, 5 रुपए के हिसाब से 4,000 यहां आ गए और 5 रुपए के हिसाब से 1,000 यहां पर आ गए। ये आपके 40,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, काम खत्म। देखिएगा 50% 50% है, 40,000 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रेट निकाल लिया। फिनिश गुड्स स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स स्टॉक में 800 यूनिट इंटू 5 4,000 चले गए, WIP में 1,000 रुपए और कॉस्ट ऑफ सेल में 35, और जो बचे हुए आपके पास 40,000 हैं वो एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है ओवरहेड के रिकवरी रेट का रिवर्सल। वैसे ये जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। In an engineering company, the factory overhead are recovered on a fixed percentage basis on direct wages and the administrative overhead are recovered on fixed percentage basis of factory cost। कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो फिक्स्ड परसेंटेज वेजेस से निकालनी है और जो एडमिन ओवरहेड है उसकी परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट के साथ निकालनी है। ठीक है। The company has furnished the following data relating to 2 jobs undertaken by in a period। यहां पर हमारे को 2 जॉब की इंफॉर्मेशन दे देंगे, इसमें दोनों का मटेरियल है, दोनों का सेल प्राइस है और प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके बीच में ओवरहेड गायब है, तो हम इक्वेशन बनाकर ओवरहेड इसके अंदर सोल्व करते हैं।
देखिए यहां पर सेल प्राइस इन्होंने दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट है। अब जो देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट है मान लीजिए 100, प्रॉफिट है 10% उस पर, तो 10, सेल हो गई 110। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 166650 अगर 110 है तो 100 कितना होगा, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 116650 डिवाइड बाई ये आ गया 166650 डिवाइड बाई 110, 151,500। ऐसे ही इसके केस में 128,250 सेल है जो 120 को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट प्लस 20%, तो 120% ऑफ कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट कितनी होगी, 128,250 डिवाइड बाई 120%, ये आ गया 106,875। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जॉब नंबर 101, 102, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिए हुए हैं, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें जोड़ना है फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमारे पास अभी नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को हमने मान लिया एफ, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आती है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी प्राइम कॉस्ट प्लस एफ, प्राइम कॉस्ट प्लस एफ। इसके बाद हमारे को जोड़ने एडमिन ओवरहेड, जिसे हम मान लेते हैं ए, वो ए आ गया। अब हमारे पास देखिए ये वाली फिगर्स हैं, तो ये हो गया 54 और 42 96, और ये हो गया 37 और 30 67,500। यहां पे पीसी की जगह 96 और 67,500 आ जाएगा। अब ए आ गया, तो यहां पर हमारे पास ए जोड़ने के बाद में जो भी आएगा वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है 151,500 और इसकी आ रही है 106,875। बस ये जैसे ही आपके पास निकल आया, अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, पीसी प्लस एफ प्लस ए इक्वल टू दिस, पीसी प्लस एफ प्लस ए इक्वल टू दिस। पीसी आपको पता है एफ और ए गायब है, तो एफ और ए दो वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए जॉब नंबर 101, 102, प्राइम कॉस्ट जोड़ ली, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लिए, ये आ गया। इसके बाद में टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, उसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडमिन ओवरहेड आ गए, और ये टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, और इसकी मल्टीप्लाई एडमिन ओवरहेड से करेंगे परसेंटेज से, तो आपके पास ये निकल आएगा। ये दोनों कैलकुलेट हो गए, इक्वेशन को सोल्व किया तो ए की और एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो ए है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और एफ है 60% ऑफ वेजेज, ये दोनों निकल जाएंगे। तो इसके अंदर इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करने का पॉइंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये काम जैसे ही आपका हो जाएगा, इसे निकालने के बाद में क्वेश्चन आपसे कहेगा, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई, इसके बाद में क्वेश्चन आपसे कहेगा ये पॉइंट, यूजिंग द अबव रिकवरी रेट डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ जॉब नंबर 103। अब एक नई जॉब ले ली 103, इसका मटेरियल बता दिया 24,000, लेबर बता दी 20,000, प्राइम कॉस्ट हो गई 44,000, फैक्ट्री ओवरहेड है लेबर के 60%, 60% आ गए फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हो गया 12,000, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई आपकी 56, एडमिन ओवरहेड है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी हमने देखा था, ये हो गए 14,000, इसकी कॉस्ट हो गई 70,000 टोटल कॉस्ट। कह रहे हैं प्रॉफिट कितना जोड़ना है, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस 12.5%, तो जो भी हमारा सेल प्राइस होगा प्रॉफिट उसका, ये सेल प्राइस 12.5% ऑफ दिस है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 87.5% को। तो 70,000 है 87.5, तो 100 कितना होगा 80,000, इसका सेल प्राइस निकल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो एक अच्छे क्वेश्चन में से ये 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक कितने पे भी आ सकता है 80,000। इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, a company which sells 4 products, some of these are unprofitable, company proposed to discontinue to sell one of these products, the following information is available regarding income cost activity। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए
सेल दे दी, COGS दे दिया, ये सेल और COGS आ गई। इसके नीचे दिया है एरिया, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इंसेंटिव। इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिए और उनको बांटने का तरीका बता दिया। तो देखो सेल माइनस COGS मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए का आ गया 10 लाख, बी का आ गया 5 लाख, सी का आ गया 4 लाख और डी का आ गया 22.5 लाख। ये हमारे पास सेल में से COGS माइनस करके आ गया ABCD का। ठीक है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट ना हमारी 3 लाख, 1 लाख, 6 लाख और 5 लाख रुपए कैसे कैसे बांटनी है, एरिया के रेशो में। तो 3 लाख रुपए को एरिया के रेशो में ABCD में बांट दो, ये नंबर ऑफ पार्सल के रेशो में बांट दो। इसके बाद में सेलमैन की सैलरी सेल वॉल्यूम सेल के रेशो में बांट दो, और 5 लाख रुपए का ये खर्चा है इनवाइस एंड, इसको इनवाइस के रेशो में बांट दो। ये चारों माइनस कर दो। अब जरा देखिए इन्होंने क्या करा, सेल उठा ली, COGS माइनस किया, इसके बाद में इसमें से माइनस किया फिक्स खर्चों में इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सेलमैन कमीशन और एडमिन, वो जो रेशो हमने ऊपर लिखे हुए हैं उसमें इसको बांट दिया। इसके बाद में इन्होंने कहा हमारे कुछ वेरिएबल खर्चे, ये 3 वेरिएबल खर्चे दे दिए। वेरिएबल खर्चों में बोला है पैकिंग ₹2 पर पार्सल। तो जैसे इसका 1 लाख पार्सल है तो 2 लाख रुपए हो गए, इसके 150 पार्सल है 3 लाख हो गए। कमीशन सेल का 4% है, इसकी 30 लाख सेल है तो 1,20,000 का कमीशन हो गया। इसकी 50 लाख है तो 2 लाख का कमीशन हो गया। और स्टेशनरी ₹1 पर इनवाइस, तो इसके 80,000 इनवाइस हैं, 1 रुपए के हिसाब से 80,000 खर्च हो गए। इसके 140, इसके 60, 120 माइनस करिए, आपके पास प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकल कर आ गया। ये दोनों लॉस में चल रहे हैं, इन दोनों को आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं कि आपको डिसकंटिन्यू करना किसको है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है खत्म, ये चैप्टर पूरा खत्म। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जो आसान है वो मैं छोड़ दूंगा, जिसके अंदर दिक्कत वाली चीजें वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो लोग अब डाउट पूछ सकते हैं। जिस बच्चे को डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाउट पूछेगा। हाँ जी, अच्छा, बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बता दें कि लाइव चल रहा है यहाँ पर पूरा पूरा स्टडी में। और टेलीग्राम चैनल नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से है, वो पक्का पक्का ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड वहीं पे पोस्ट करेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। आप ये देखिए अभी जो क्लास चल रही है वो 1 घंटे का सेशन हुआ है पूरे ओवरहेड का, और काम करीब करीब खत्म है। कॉस्ट ऑफ सेल में अंडर रिकवर कैसे मिलेगा, वो यूनिट तो ऑलरेडी सोल्ड हो गई है, वो हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमारे लॉस में जाएगा, वो अल्टीमेटली हमारा लॉस हो चुका है, बस कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे। एक मशीन की कॉस्ट लेनी है, रिक्वायरमेंट में आदित्य जैन पूछ रहे हैं, यस बेटा एक मशीन की निकालनी थी। इलस्ट्रेशन फॉर सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट में आपको क्या बेटा, वो कंसेप्ट यहां पर नहीं, कंसेप्ट के लिए आप लोग मैराथन वीडियो देख सकते हैं, वहां सारा कंसेप्ट बताया हुआ है क्या चीज कैसे आ रही है। सर स्टडी मैट में जो न्यू क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो इस टर्म में आ सकते हैं, बिल्कुल। मई 2021 के लिए जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो मई 2021 के लिए ही आए हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। मेरे ख्याल से काम खत्म। चलो जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रिपेयर पूरी लाइफ की 18 लाख रुपए थी, पूरी लाइफ की 18 लाख रुपए थी, तो 1 साल की 1,80,000, और 1 साल में 46808 से तो उसे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की आ जाएगी जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये खर्चे तो बटे हुए हैं यहां तक के, ये वाले बांटने बाकी हैं। तो पावर का खर्चा किस पे बढ़ जाएगा, पावर का खर्चा बढ़ जाएगा हॉर्स पावर के रेशो में, रेंट आपका बढ़ जाएगा एरिया के रेशो में, फ्यूल रेडिएटर सेक्शन के रेशो में बढ़ता है, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस, डेप्रिसिएशन, बिजनेस का जो लाइसेंस है, इंश्योरेंस का खर्चा है, डेप्रिसिएशन है, वो आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस रेशो में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3 प्रोडक्शन, और 2 डिपार्टमेंट है सपोर्ट।
यहां पर डायरेक्ट वेजेस दे दी, इनकी डायरेक्ट वेजेस तो आएंगी नहीं, सिर्फ इन दोनों की आएंगी। फिर वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मशीन, ये सब दे दिया। नीचे यहाँ पर खर्चे दे दिए, रेंट रेट, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन, सन्डी। जरा देखिए कैसे बटेगा। रेंट रेट बढ़ जाएगा आपके फ्लोर स्पेस के बेसिस पर, इसके बाद में जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर, इनडायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट वेजेज के रेशो में बांट दी जाती है। पावर का खर्चा आपका पावर, हॉर्स पावर मशीन, और हॉर्स पावर मशीन है, मशीन आवर्स नहीं है। अच्छा, वर्किंग आवर्स लिखा है तो उसको मशीन आवर्स मत मान लीजिएगा, वर्किंग आवर्स लेबर के भी हो सकते हैं, तो ये हॉर्स पावर के रेशो में बढ़ जाएगा। डेप्रीशिएशन मशीन की वैल्यू के रेशो में बढ़ जाएगी। सनरीज को आप मशीन आवर्स, लेबर आवर्स या डायरेक्ट वेजेज में बांट सकते हैं, तो डायरेक्ट वेजेज सबसे पहले दी हुई है तो उस रेशो में बांट दीजिए। मशीन आवर्स पे भी बांटेंगे या वर्किंग आवर्स पे बांटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या किया हुआ है, स्टेप लेडर मेथड लगाना है। पहले फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए, ये एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस के चारों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। इसके बाद यहाँ पर बेसिस दे दिया, कह रहे हैं कि हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है खर्चा सेम ऑर्डर में पी क्यू आर एस में। स्टेप लेडर मेथड है तो सबसे पहले पी का खर्चा बांटेंगे, तो पी का खर्चा कैसे बांटना है यहाँ दिया हुआ है, एम्प्लॉइज के रेशो में। तो पी अपने खर्चे को क्या करेगा, नंबर ऑफ वर्कर के रेशो में यहां बांट देगा, और अपने को तो बांटेगा नहीं, क्यू आर एस को बांट देगा। ठीक है, तो पी कैसे बांट देगा, एक्स को, वाई को, जेड को, क्यू को, आर को, एस को, किस रेशो में, एम्प्लॉइज के रेशो में। 4:3:4, 5:6:3। चलो जी, इसका खर्चा बट गया। इसके बाद में अब नंबर आएगा क्यू का, तो स्टेप लेडर मेथड है। स्टेप लेडर मेथड के अंदर क्या होता है, क्यू अब एक्स को बांटेगा, वाई को बांटेगा, जेड को बांटेगा, लेकिन पी को नहीं बांट सकता। स्टेप लेडर पहले सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पी है, वो क्यू को बांट सकता है, पर क्यू पी को नहीं बांट सकता। क्यू अपने को भी नहीं बांटेगा, आर को बांटेगा, एस को बांटेगा। रेशो क्या लेना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेना था पहले का, पहले वाले का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज था 100, 125, 85, 50, 40, 50। मैंने लेबर आवर्स पे लिख दिया, मैंने देखा नहीं ऊपर। हाँ जी, अब क्यू बांटेगा लेबर आवर्स में 4000, 3000, 4000, 6000 और 3000 के रेशो में। क्यू भी हो गया। अब आया आर का नंबर। आर कैसे बांटेगा जी अपने खर्चे को, तो आर क्या करेगा, आर एक्स वाई जेड पे बांटेगा, पी और क्यू पे नहीं बांटेगा, एस पे बांटेगा स्क्वायर मीटर पर। तो आर का आ गया स्क्वायर मीटर 3:15:15, इस पर नहीं, इस पर नहीं, अपने को बांट नहीं सकता, और इस पर। और इसके बाद में आएगा एस का नंबर। एस किस किस पर बांटेगा, एस एक्स वाई जेड पे बांटेगा, अपने से बड़े डिपार्टमेंट को नहीं बांट सकता। किस रेशो में, लेबर आवर्स पर, तो लेबर आर पे 4:3:4 में बांट देगा। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जेमिनी एंटरप्राइजेज, इसके अंदर मशीन का और कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो मशीन और कंप्यूटर के खर्चे निकालने में दिक्कत होती है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि कंप्यूटर के हायर चार्जेस 4,20,000 पर एनम है, और उसके साथ में एक मशीन भी है। ठीक है जी, तो कंप्यूटर और मशीन दो चीजें हैं, यहां मैं लिख देता हूं कंप्यूटर और मशीन। ठीक है, कह रहे हैं पहले महीने की कहानी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पूरी डिटेल चाहता है महीने के बेसिस पर, तो पहले हमें इनका महीने का खर्चा निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर का खर्चा है 4,20,000 पर एनम, तो आप निकाल लीजिए एक महीने कितना होगा, एक महीने का आ गया 35। अच्छा, ये मशीन का खर्चा दिया है, कुछ क्वार्टर का दिया है। क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3 महीने, हमें मंथली निकालना है। और डेप्रीशिएशन, और ये दिया है पर एनम, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 17,500 डिवाइड बाई 3, 5833, और ये आ गया 350 डिवाइड बाई 12, 29167। इसे जोड़ लीजिए, इसका खर्चा भी आ गया 35,000। तो इन दोनों का पर मंथ खर्चा आ गया 35,000। ठीक है जी। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहां लिख देता हूं कंप्यूटर मशीन, एक महीने का खर्चा 35,000, 35,000। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक महीने में, पहले महीने में 3 जॉब हैं ए बी सी, इस पर मशीन कितने घंटे चली है, तो ये सारे घंटे मशीन चली है, सारे घंटे जोड़ लीजिए, 600, 900, 400, 600, 1000, 3,500 आवर्स मशीन चली है। अब बताइए 35,000 का खर्चा, 3,500 आवर्स मशीन चली है, एक घंटे का खर्चा 10 रुपए। ठीक है जी, पर आवर। इसके बाद में
क्वेश्चन में यहां पढ़ेंगे तो लिखा है विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी मशीन तो सब जगह पे चल रही है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी ऑन होता है और कभी ऑन नहीं होता। दो अलग अलग मशीन है, तो एक मशीन तो परमानेंट चल रही है, लेकिन कंप्यूटर कभी चलता है कभी नहीं चलता। अब कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर कब चल रहा है, कंप्यूटर सिर्फ इस सेक्शन में चल रहा है, ऊपर यहां पर कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर हो गया 400, 600, 1000, 2000 आवर्स, कंप्यूटर के हो गए 2000 घंटे। तो इसका मतलब कंप्यूटर का हो गया 17.5 पर आवर का खर्चा। ओके, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको मशीन आवर रेट बताना है पूरी कंपनी का एक महीने का, व्हेन कंप्यूटर वॉज यूज्ड एंड व्हेन कंप्यूटर वॉज नॉट यूज्ड। अब जरा देखिए, अगर कंप्यूटर नहीं चलेगा तो खर्चा कितना आएगा, सिर्फ 10 रुपए मशीन वाला, और अगर कंप्यूटर चलेगा तो खर्चा कितना आएगा 27.5। कैसे, कंप्यूटर भी चल रहा है और मशीन भी, तो अगर सिर्फ मशीन चल रही है तो 10 रुपए और कंप्यूटर के साथ चल रही है तो 27.5। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एमएचआर का है, सिंपल क्वेश्चन है, और आपके पास ये 6 क्वेश्चन सिंपल है, 7 क्वेश्चन आपका अंडर ओवर रिकवरी का सिंपल है, अंडर ओवर रिकवरी सिंपल है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पॉइंट है, अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री दिस ऐसा policy of the factory is to recover production overhead of entire factory adopting single blanket rate based on percentage of total factory overhead to total factory wages। blanket rate या single recovery rate, तो पूरी कंपनी सिंगल रिकवरी रेट निकाल रही है। सिंगल रिकवरी रेट में आपको निकाल देता हूं, मटेरियल वेजेज, ये रहे फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लेते हैं जरा हम एक बार, और तो कोई नहीं डिपार्टमेंट, यही है 360, 140, 125, 390, 84 एंड 135, 12,34,000 है हमारे ओवरहेड। अच्छा जी, वेजेज कितनी है, ये सारी वेजेज जोड़ लो जरा एक बार, 80, 350, 70, 96, 270 एंड 90, 956। वेजेज से रेशियो निकालना है इसका, 12,34,000 डिवाइड बाई 9,56,000, $956, 1 minute, 1234, 129.079%। एक मिनट, राउंड ऑफ नहीं है, 9th क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9th, ओके, मशीनरी असेंबली पैकिंग, बजटरी ओवरहेड, बजटरी डायरेक्ट, ओके, वापस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, 1 मिनट। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें एक सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट निकालना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का फैक्ट्री वेजेज के साथ, रेलिवेंट डेटा फॉर द मंथ इज गिवन बिलो। इन्होंने इसके अंदर बजट और एक्चुअल बता रखा है, मैंने बजट और एक्चुअल सारे जोड़ दिए, वो मेरे को लगा 6 डिपार्टमेंट है। ओके, 3 डिपार्टमेंट है हमारे, जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है वो आ गए 360 और 140 एंड 125, 6,25,000, और हमारी जो बजटेड वेजेज है वो आ गई 80, 350 एंड 70, 5 लाख। ये हो गया इंटू 100, आपके पास 6,25,000 डिवाइड बाई 5 लाख %, 125%। ओके, तो इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका हमने एक रिकवरी रेट निकाल दिया, कुछ भी हो कुछ भी, हम हर डिपार्टमेंट पे 125% ऑफ वेजेज का ओवरहेड चार्ज करेंगे, बात खत्म, ठीक है। अब जरा देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में वेजेज 96, 270 और 90,000 की आई, इसके ओवरहेड कितने होने चाहिए रिकवरी रेट से देखिए, 96, 270 और 90,000, ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है, तो 125% ऑफ वेजेज ओवरहेड लग जाएंगे,
ये आ गया जी 125% ऑफ वेजेज। 96,000 इंटू 125%, इसके हो गए आपके 1,20,000। 270 इंटू 125%, इसके हो गए 337,500। और ये हो गया 90,000 इंटू 125%, 112,500। ठीक है, ये हमारे पास इनके ओवरहेड निकल आए। एक्चुअल में खर्च हुए हैं 390, 84 और 135। तो ओवरहेड आपके 390 खर्च हो गए, यहां पर 84 खर्च हो गए और यहां पर 135 खर्च हो गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अंडर ओवर रिकवरी के नाम से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन ने सबसे पहले आपसे क्या निकलवाया है? क्वेश्चन सबसे पहले आपसे निकलवाएगा रिकवरी रेट और फिर अंडर ओवर रिकवरी ब्लैंकेट रेट से। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओवरहेड का रिकवरी रेट निकलवा लिया, रिकवरी रेट आ गया 125%। इसके बाद में एक जॉब दी हुई है, उसकी कॉस्ट निकलवा ली, वो तो निकल गई। फिर क्वेश्चन ने कहा है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन ऊपर नीचे इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है कि यहां पर आपको अंडर ओवर रिकवरी निकालनी है। तो अंडर ओवर रिकवरी जब आप निकालेंगे तो 96 खर्च हुआ, रिकवर 390 हुआ। अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी 270 और 84 अंडर ओवर रिकवरी, 90 और 135 अंडर ओवर रिकवरी। ये आपके पास अंडर ओवर रिकवरी यहां पर निकल कर आ गई। तो ब्लैंकेट रेट से अंडर ओवर रिकवरी। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है आप बताइए कि रिकवरी रेट किस बेसिस पर होना चाहिए, आप सजेस्ट करिए। तो यहां पर रिकवरी रेट जो हमारे को सजेस्ट करने हैं वो डिपार्टमेंट वाइज करने हैं। तो मशीन डिपार्टमेंट किस बेसिस पर रिकवर करे? मशीन आवर्स के बेसिस पर। तो मशीन आवर्स के बेसिस पर रिकवरी रेट आ गया। असेंबली डिपार्टमेंट लेबर आवर्स के बेसिस पर, लेबर आवर्स के बेसिस पर आ गया। और पैकिंग डिपार्टमेंट लेबर आवर्स के बेसिस पर निकालेगा। तो ये हमसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या रिकवरी रेट होना चाहिए? तो हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से रिकवरी रेट 4.5, 1.4 और 2.5 होना चाहिए। फिर इन्होंने जॉब का प्राइस पहले 125% ऑफ वेजेज के हिसाब से और फिर इस रिकवरी रेट के हिसाब से दूसरा प्राइस निकलवा लिया। फिर इसकी अंडर रिकवरी निकलवाई है। इसकी अंडर रिकवरी आपके पास आ गई यहां पर 96,000 आवर्स, 4.5 का रिकवरी रेट, तो इतने ओवरहेड, इतने खर्च हुए, इतनी अंडर ओवर रिकवरी। 90,000 इंटू 1.5 इतने ओवरहेड रिकवर हुए, इतने एक्चुअल, इतनी अंडर ओवर रिकवरी। और 60 इंटू 2.5 इतने खर्च हुए, इतनी ओवर अंडर रिकवरी। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में ब्लैंकेट रेट दे दिया जाएगा, उसका अंडर ओवर रिकवरी निकलवाया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा डिपार्टमेंट वाइज निकालो और उसका अंडर ओवर रिकवरी रेट निकाला जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, 10 मार्क्स में आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं भी लास्ट में आता हूं। 11 सिंपल है और 12 आपको रीड करना पड़ेगा। लेंदी है, आसान है, लेकिन लेंदी है लेकिन आसान है। 11th और 12th आप करना, मैं आपको 10th बता रहा हूं। 10th एक बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन में से, बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये सप्लीमेंट्री रेट आपको सिखाएगा किस तरीके से हमें निकालना है। देखिएगा, A light engineering factory fabrics machine part of customer. The factory commenced fabrication 12 number machine part as per this ऐसा ऐसा। इस जॉब की कॉस्ट बता दी, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, मशीन फैसिलिटी दे दी। मेन मशीन फैसिलिटी है तो मशीन फैसिलिटी 4 घंटे 45 रुपए से और 6 घंटे 65 रुपए से और ओवरहेड 8 रुपए 20 आवर्स के हिसाब से लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री रेट का क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ओवरहेड रेट ₹8 पर आवर बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब 24,000 के ओवरहेड इन्होंने सोचे थे। 8 रुपए 3,000 घंटे के आ गए तो 24,000 का ओवरहेड रहा होगा पर वीक। Similarly, the machine hour rate are based on the normal working of the machine number 1 and number 2 for 40 hours out of 45 hours per week। या out of 45 का कोई काम नहीं है, 40 आवर्स आ गया आपका। तो इसके 40 आवर्स के हिसाब से 45 और इसके 65। 40 आवर्स मशीन 1, मशीन 2, 40 आवर्स और 45 और 65। ठीक है, हाँ जी। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लेवीज अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड। ये क्या करते हैं, जैसे ही हफ्ता खत्म होता है कोई भी ओवरहेड अगर रिकवर होने से रह जाता है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट लगा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक।
जो भी एक्चुअल आवर्स होंगे उसको बेस बनाएंगे। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21 अगस्त 2020 द टोटल लेबर आवर्स वर 2400 एंड मशीन नंबर 1 एंड 2 हैड वर्क 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स। अब जरा आराम से देखिए क्या किया है इन्होंने। जो रिकवरी रेट निकाले थे वो सोचा था 3000 घंटे काम होगा तो 8 रुपए रेट आएगा तो 24,000। अच्छा मशीन ए का क्या सोचा था 45 खर्च होंगे और काम होगा 40 घंटे तो 40 घंटे 45। मशीन बी का सोचा था 40 घंटे काम होगा 65 का रेट लगा देंगे तो इसका मतलब 40 इंटू 45 1800 रुपए इसका खर्चा है और 40 इंटू 65 2600 इसका खर्चा है। ठीक है ये सोचकर इन्होंने रिकवरी रेट लगा दिए कि भाई यहां पर काम होगा 3000 घंटे 8 रुपए का रेट लगा दो और यहां पर काम होगा 40 आवर्स 45 का रेट लगा दो वहां पर 65 का रेट लगा दो 40 आवर्स काम होगा। अब क्या हुआ एक्चुअल में जो काम हुआ वो हुआ 2400 आवर्स 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स। अब रिकवरी रेट देखिए होना क्या चाहिए 2400 के हिसाब से इसका रेट होना चाहिए 10 रुपए घंटे का। इसका काम हुआ है 30 घंटे इसका रेट होना चाहिए 60 रुपए घंटे का और ये 32.5 आवर्स काम हुआ है इसका रेट होना चाहिए 80 रुपए का। ठीक है तो जो सही रेट है वो 10 60 और 80 होना चाहिए। आप लोग क्या रेट लगाकर चल रहे थे आप लोग रेट लगाकर चल रहे थे इसका 8 रुपीज इसका 45 रुपीज और इसका 65 रुपीज। तो कितना रेट और ऐड करना पड़ेगा यहाँ 2 रुपए ऐड करने पड़ेंगे यहाँ 15 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे और यहाँ भी 15 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बना हुआ है तो कम बच्चों को समझ में आता है कैसे बना हुआ है। तो 215 15 हमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 10 का आंसर। तो यहां पर आपको 15 और 15 और जनरल ओवरहेड में 2 रुपए ऐड करना पड़ेगा अगर उसका भी सप्लीमेंट्री रेट निकालना है तो। ये ओवरहेड चैप्टर का हमारा काम खत्म। देखिए कोई भी बच्चा मैं एक तो चैट इनेबल कर रहा हूं जो यहाँ पर क्लास ले रहा है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि सारे नोटिफिकेशन वहीं आएंगे। कोई भी क्लास कभी भी आपकी कैंसिल होती है रीशेड्यूल होती है सब वहां पर आएगा। दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि 7 PM डेली स्टडी मैट बैच यहाँ पर चलता है। जी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। वन मिनट हाँ जी एफएमई को वीक की भी क्लास होगी 16 अप्रैल से। बच्चा पूछा इंश्योरेंस को एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं ले सकते। इंश्योरेंस को एम्प्लॉय के बेसिस पर नहीं ले सकते वैल्यू के रेशियो पे लिया जाएगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं 9205617066 पर 10 मिनट तक 15 मिनट तक ये फोन अभी ऑन रहेगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप इस पर पूछ सकते हैं उसका भी आपको जवाब अभी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। पहले जो ओवरहेड निकाले थे वो अलग थे लेकिन एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे डिफरेंट है। हेलो हाँ जी बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने करवाया है इसके अंदर 125 जो निकला है उसको हमने वेजेस से क्यों मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमें जो ब्लैंकेट रेट निकालना है वो वेजेस से निकालना है। ठीक है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आप देखोगे आपको मिल जाएगा मतलब फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर मेंशन नहीं है। हाँ इसके अंदर मतलब ये लिखा हुआ है ना कि बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड तो टोटल फैक्ट्री वेजेस तो हमने उस मतलब वो ब्लैंकेट रेट हमने उस तरीके से निकाल दिया जिससे 125% आ गया वो।
और फिर लेकिन हमने डायरेक्ट वेजेस से क्यों मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री ओवर? अरे नहीं नहीं नहीं, जो रिकवरी रेट होता है, रिकवरी रेट के अंदर न्यूमरेटर हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड होता है और डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो डिनोमिनेटर में इन्होंने वेजेज बोल दिया है, तो हमने डिनोमिनेटर में वेजेज रख दी, तो ऊपर ओवरहेड ही रहेंगे हमेशा, डिनोमिनेटर बदलता रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड ही रहता है आपका। इसीलिए फिर हमने मतलब हाँ 25% 96 अभी जो भी एक्चुअल आ रखा है, हाँ, उसके बाद जो बजटेड से फिर एक्चुअल से माइनस करके फिर जो भी ओवरहेड अंडर या ओवर निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ओके। कंचन माथुर कह रही हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कर दिए दोबारा, बेटा आप पढ़ लीजिए उसको एक बार, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन खन्ना पूछ रहे हैं इको और एफएमबी स्टडी मैट से होगा, बेटा पोस्टिंग खत्म होने दो, वो भी सेम ऐसे ही होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में भी एप्लीकेबल हैं क्या? बिल्कुल, स्टडी मैट बदल गया है, स्टडी मैट बदल गया है तो बच्चों वो उस पर भी एप्लीकेबल है। हाँ बेटा बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, वो एग्जाम ओरिएंटेड है? एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो इतना, क्योंकि वो इतना बड़ा है ना, वो 20 मार्क्स से कम में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना चाहिए। रीजन बीइंग उसका कोई पोर्शन आ सकता है, वो पूरा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है पर उसका कोई पोर्शन आ सकता है एग्जाम में। तो हम उसको रिटर्न में सॉल्व करेंगे? हाँ एक बार तो सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक। सर प्रॉब्लम नंबर 4 में ओवरहेड 504271 एंड 585413 हैं पर डिस्ट्रीब्यूट। बेटा जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसके अंदर आप ओवरहेड का टोटल करेंगे तो टोटल हमेशा मैच हो जाएगा, और वो परसेंटेज में बांटा गया है, आप उसे चेक करेंगे परसेंटेज में बांटा है, टोटल नहीं बांटा। अगर जो निकलकर अमाउंट आई है उसको आप जोड़ेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं 504300 और 400 वाट है, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, इतना चलेगा डिफरेंस, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है फर्स्ट ग्रुप रिवाइज करने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगता है? मिनिमम टाइम कम से कम 10 से 15 दिन तो लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, आई थिंक के खत्म कर सकते हैं हम इसको। तो आप लोगों से कल मिलते हैं इवनिंग में 7 PM पर, और कल हम चैप्टर क्या कर सकते हैं वो देखता हूँ मैं एक बार। कटी गया फोन, 1 मिनट। कल हमारा चैप्टर ICI, कल होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कल हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 7 PM कल 7 PM एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।